फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मेंटर क्लास। आइए आज हम आपको यूपी टेट इंग्लिश सिलेबस के बारे में बताते हैं कि इसमें से क्या क्या आएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके सिलेबस क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले अनसीन पैसेज पूछा जाता है, फिर सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसके बाद टेंसेज आते हैं, फिर आर्टिकल्स आते हैं, उसके बाद पंक्चुएशन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में पूछा जाएगा और लास्ट में जेंडर आएगा। तो ये सब सिलेबस हैं जो यूपी टेट इंग्लिश के सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो इस पूरे सिलेबस को हम 3 पार्ट में बांट रखे हैं। ठीक है, तीनों पार्ट में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहला अनसीन पैसेज, सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच, ये हमारे पार्ट 1 के सिलेबस में होगा। ठीक है, और बाकी का जो 3 है वो हम दूसरे सिलेबस में देंगे और उसके बाद जो तीसरा मेरा होगा वो तीसरे पार्ट में होगा बाकी का सिलेबस। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो जैसा कि अनसीन पैसेज के बारे में आप जानते हैं, तो इस सिलेबस को थोड़ा कवर करना मुश्किल होता है क्योंकि ये कोई भी पैसेज उठा के कंप्रिहेंशन उठा के दे दिया जाता है। इसलिए इसमें हम सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। ठीक है, और जिस सेंटेंस से हमें कंप्लीट सेंस मिले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर उससे सेंस नहीं मिलता है तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से अगर इसको हम देखें तो इसका एक डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग अलोन टू मेक एन असर्शन, आस्क अ क्वेश्चन और गिव अ कमांड, usually consisting of a subject and a predicate containing a finite verb। मतलब सेंटेंस जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें एसर्शन, क्वेश्चन या कमांड के बारे में बताता है और इसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, साथ ही फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से डेट सेंटेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब आइए हम सेंटेंस के काइंड्स को देखते हैं। सेंटेंस का जो सबसे पहला काइंड है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम एसर्शन और स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या है? एसर्शन और स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन मतलब ये सेंटेंस के बारे में एक स्टेटमेंट हमें बताएगा, ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट देता हो, मतलब पूरा एक सेंस हमें देता हो। इट मेक्स अस स्टेटमेंट, इट टेल्स अस समथिंग, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन एंड नॉर्मली एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है। ठीक है, इसका जो वर्ड ऑर्डर होता है, कैसे हम जानेंगे कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? तो उसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, हमारा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इट कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आई डोंट लाइक कॉफ़ी, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इट आस्क्स अ क्वेश्चन, ये सेंटेंस हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इट मीन्स इट वांट्स इंफॉर्मेशन एंड ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक है, और वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसमें जो वर्ड का ऑर्डर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें या तो WH वर्ड पहले आएगा या कोई ऑक्सिलरी आ जाएगा। WH वर्ड का मतलब होता है वो सारे वर्ड जिसमें W और H होते हैं, और ऑक्सिलरी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, हैज़, हैव, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का कोई ऑक्सिलरी या WH वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट्स होगा। ये भी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, डू यू लाइक टू प्ले, डोंट यू लाइक टू प्ले, ये दोनों सेंटेंस एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। पॉजिटिव मीन्स इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है, और निगेटिव मीन्स इसमें नॉट का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स कमांड। इट गिव्स अ कमांड, इट टेल्स अस टू डू समथिंग एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप और एक्सक्लामेशन मार्क। हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ये फुल स्टॉप या एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होता है। इसमें जो वर्ड का ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी बेस वर्ब के बेस फॉर्म का, यानी बेस वर्ब इसमें यूज होता है। यह भी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है स्टॉप, डोंट स्टॉप, गिव हर कॉफ़ी। तो ये सब सेंटेंस में क्या है, अगर केवल स्टॉप हम देखें तो ये वर्ब का बेस फॉर्म है। ठीक है, या यहाँ भी है। तो इस तरह के इम्परेटिव सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है जो हमेशा साइलेंट होता है या छुपा हुआ होता है, वो होता है यू। स्टॉप मीन्स यू स्टॉप, डोंट यू स्टॉप, इस तरह से। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो आप उस सब्जेक्ट को यू मान के चलेंगे। उसके बाद एक्सक्लामेटिव सेंटेंस या एक्सक्लामेशन। इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस या सरप्राइज, एक्सक्लामेशन, एंड ऑलवेज एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क्स एंड पॉइंट्स। इस एक्सक्लामेशन मार्क्स का इसमें हमेशा यूज होता है। ठीक है, इसका जो वर्ड ऑर्डर है ये दो तरह का होता है। एक तो सेंटेंस व्हाट से शुरू होगा और एक दूसरा हाउ से शुरू होगा। व्हाट वाले सेंटेंस में व्हाट के बाद एडजेक्टिव आता है, जैसे कि यहाँ पे ए एडजेक्टिव है। उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, जैसे कि लायर नाउन है। उसके बाद एक सब्जेक्ट आता है ही। उसके बाद एक वर्ब आता है इज। और हाउ वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है, फिर सब्जेक्ट हो सकता है, फिर वर्ब हो सकता है। व्हाट अ लायर ही इज, हाउ ओल्ड यू आर। तो इस तरह के सेंटेंस, और इसके लास्ट में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी लगा हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि पार्ट ऑफ स्पीच को एक नए कंसेप्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे किया है, जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच मॉर्फेम यानी कि सफिक्स और अफिक्स पे, सफिक्स और प्रीफिक्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो मॉर्फेम को हम अफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मॉर्फेम क्या होता है, मॉर्फेम के बारे में देखिए। दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर एनी वर्ड एंड चेंज द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। मॉर्फेम एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ड के आगे या पीछे लगकर उसके मीनिंग को ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्रीफिक्स और दूसरा होता है आपका सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के पहले लगे, जैसे प्रो, सब, फोर, मिस, अप। और सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के एंड में लगे, बाद में लगे, जैसे एस, ई एस, नेस, लाई, आई एन जी, इस तरह के वर्ड। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड हैं
जिसमें सफिक्स को या प्रीफिक्स को लगाया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसमें सफिक्स या प्रीफिक्स को नहीं लगाया जा सकता है। मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सफिक्स और प्रीफिक्स से अफेक्टेड हैं, और कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो सफिक्स और प्रीफिक्स से अफेक्टेड नहीं हैं। तो जो वर्ड सफिक्स से अफेक्टेड हैं उनको फॉर्म क्लासेज का नाम दिया गया। ठीक है, फॉर्म क्लासेज। और जो वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स से अफेक्टेड नहीं है, यानी जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगाया सकता है, उसे हमने स्ट्रक्चरल वर्ड्स का नाम दिया। अब फॉर्म क्लासेस में 4 आते हैं: नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और स्ट्रक्चरल वर्ड्स में टोटल 10 आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटरमाइनर है, इंटेंसिफायर है, ऑक्सिलरीज है, क्वेश्चन वर्ड्स है, सेंटेंस कनेक्टर्स है और सबऑर्डिनेटर्स है। तो इस तरह से 4 फॉर्म क्लासेज के और 10 आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स को मिला के टोटल हमारे पास 14 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच हो जाते हैं, और इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्म क्लासेस से शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे दिया है यहाँ पे कि वर्ड्स अफेक्टेड बाय अफिक्स, मतलब मॉर्फेम, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स, comes in the category of form classes and which are not affected in the category of structural words। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म क्लासेस को जानते हैं जो 4 होता है, और उसके बाद हम स्ट्रक्चरल वर्ड को जानेंगे। तो क्लास क्या होता है? अ क्लास इज अ लिंग्विस्टिक फॉर्म विद ग्रामेटिकल फीचर्स इन कॉमन। क्लास जो होता है एक लिंग्विस्टिक फॉर्म में होता है, और इन चारों के जो ग्रामेटिकल फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, और ये इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपके फॉर्म क्लासेस में आते हैं। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। ये नाउन क्या होता है? तो नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जिसको हम यूज़ किसी नाम के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं नाउन। ठीक है, जैसे राम, रामायण, गीता, गोरखपुर, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ऑल वर्ड्स दैट इज यूज्ड फॉर नेमिंग, दैट इज यूज्ड फॉर अ नेम, उसे हम कहते हैं नाउन। ठीक है, अब नाउन के काइंड्स को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स या किसी स्टेट को, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कहा जाता है या किसी पर्टिकुलर प्लेस या एनिमल के बारे में कहा जाता है, उसे हम कहते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग्स के नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रुपेश, लखनऊ, चाइल्डहुड। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन। ये जनरल नेम होता है। जनरल नेम मीन्स वो सारे नाम जिसको हर जगह पे उसी नाम से जाना जाता है, जैसे बॉय, डॉग, गर्ल, पुलिस। इन नामों को किसी भी देश में दुनिया के हर जगह पे इसी नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको जनरल नेम कहा जाता है, और ये कॉमन नाउन है। उसके बाद आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम ऑफ अ ग्रुप और क्लास। ये कलेक्शन का नाम होता है, किसी ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे आर्मी, बंच ऑफ कीज, हाउंड। हाउंड मीन्स होता है कुत्तों का झुंड, शिकारी कुत्तों का झुंड। तो सारे कुत्ते तो शिकारी होते नहीं हैं,
तो कुछ कुत्तों को शिकारी कुत्ता बनाया जाता है, तो उनका एक ग्रुप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मैटेरियल नाउन, मतलब इट इज़ द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और सम नेचुरल थिंग्स, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के नेम को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे पेन, कॉपी, कोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है abstract noun. It is the name of feelings, state, emotions, qualities, concepts, ideas and events. इन सब के नाम को abstract noun कहते हैं। abstraction का मतलब होता है that cannot be touched or seen, that can be only feel। तो उस तरह के नामों को हम कहते हैं abstract noun। तो इसमें आपके फीलिंग्स आ जाते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, फियर, पेन। स्टेट में फ्रीडम, लिबर्टी, लग्जरी, पीस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इमोशंस आते हैं, एंगर, हेट, जॉय, लव, सैडनेस। उसके बाद क्वालिटीज आ जाता है, ब्यूटी, करेज, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। उसके बाद कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे कि चैरिटी, कंफर्ट, कल्चर, एनर्जी। उसके बाद आइडियाज आते हैं, बिलीव्स, क्यूरियसिटी, फ्रेंडशिप, थॉट्स। उसके बाद इवेंट्स होते हैं, जैसे एडवेंचर, बर्थडे, कैरियर, चाइल्डहुड, डेथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो इस तरह नाउन को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आइए हम एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मीन्स विच टेल्स द वर्च्यू ऑफ नाउन और प्रोनाउन, या दूसरे तरह से आप कह सकते हैं इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ नाउन। जो नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। या आप कह सकते हैं एडजेक्टिव मीन्स ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ठीक है। अब इसके काइंड्स को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्क्रिप्टिव, इंटेरोगेटिव, एट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रॉपर, ये एडजेक्टिव के काइंड्स हैं। अब इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट क्वालिफाइज द इंडिकेटिव नाउन और प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है इंडिकेशन। तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हैं, जैसे दिस, डैट, दीज, दोज, सच। दिस पेन इज माइन, तो इसमें दिस क्या है, एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मतलब पोजेशन या ऑनरशिप, इट शोज पोजेशन या ऑनरशिप। मतलब ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन के ऊपर अपना पोजेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, जैसे माई, यू, इट्स, हर, हिज, आवर, देयर, ये सब। जैसे डेट इज योर बाइसिकल, तो योर आपका हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ये एक ऐसे एडजेक्टिव हैं जो क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। जैसे वॉट, विच, वेन, हुज। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सारे वर्ड जो हैं ये प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे यानी नाउन के जस्ट पहले रहेंगे तो ये एडजेक्टिव कहे जाएंगे, और ये जब किसी नाउन के लिए यूज होंगे यानी नाउन के आसपास नहीं होंगे, ये उससे अलग होंगे, तो उस केस में ये प्रोनाउन कहे जाएंगे। तो विच बुक डू यू लाइक, तो यहाँ पे विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
इट इज़ डायरेक्टली एडजेसेंट टू द नाउन और प्रोनाउन, इट मॉडिफाइज। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो डायरेक्टली नाउन या प्रोनाउन के बगल में होता है और उसे मॉडिफाई करता है। इट इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम अ नाउन बाय लिंकिंग वर्ब। यहाँ तक कि लिंकिंग वर्ब के द्वारा भी ये सेपरेट नहीं होता है। जैसे शी हैज़ अ स्मॉल कार, तो स्मॉल हो गया। ही हैज सम डिलीशियस पाइज, तो डिलीशियस एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट रिफर्स टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी ग्रुप के मेंबर को, ग्रुप के एक मेंबर को रिफर करता है ये, जैसे ईच, एवरी। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग हैं उसमें से कहेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर हमने कहा एवरी स्टूडेंट्स, तो सारे स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर कॉमनली यूज टू से डैट समथिंग इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस। ठीक है, यानी जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया गया है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, अफ्रीका से अफ्रीकन बना दिया गया, इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन। ठीक है, तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब। ठीक है, तो वर्ब के बारे में तो सबको पता ही है, फिर भी एक्शन वर्ड, वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। वो सारे वर्ड जो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। सो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। उसके बाद इट इज द हार्ट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, अब आगे देखिए, इट इज रिलेटेड टू द लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। वर्ब जो है बहुत सारे फैक्टर के साथ रिलेटेड होता है, जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस, नरेशन, इन सब के साथ वर्ब रिलेटेड होता है। जैसे शी वॉक टू द हॉस्पिटल, वॉक इसमें आपका वर्ब हो गया। यू वर अ ग्रेट सिंगर, तो ये वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के बेसिकली 6 बेसिक फॉर्म्स होते हैं। जैसे एक तो पहले बेस फॉर्म होता है जिसमें वर्ब सिंपली लग जाता है। ठीक है, जैसे चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। दूसरा एक वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म होता है जिसमें वर्ब के पहले टू लग जाता है, आस्क हिम टू गो। उसके बाद वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होता है जिसमें वर्ब के एंड में डी, ईडी, एन और टी लगा होता है। जैसे दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, आई सॉ हिम गोइंग टू स्कूल। उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जैसे आई हैव ईटेन अ बर्गर। उसके बाद वर्ब का एक जेरेंड फॉर्म भी है, जैसे वर्ब के साथ आईएनजी तो लगेगा लेकिन ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, वर्ब की तरह वर्क नहीं करेगा। जैसे प्लेइंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो यहाँ प्लेइंग क्या है, जेरंड है और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब के 6 बेसिक फॉर्म होते हैं। अब आइए वर्ब के काइंड को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, वैसे तो वर्ब के बहुत सारे काइंड्स होते हैं लेकिन हमने यहाँ कुछ काइंड्स
सिलेक्ट किए हुए हैं जिससे सबको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ करीब 23 टाइप्स के वर्ब्स को यहाँ पे सिलेक्शन किया है। मेन या बेस, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वीक, स्ट्रॉन्ग, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्शन, लिंकिंग, ऑक्सिलरीज, मोडल, अर्गेटिव, फ्रेजल, लेक्सिकल, डीलेक्सिकल, स्टेटिव या बिंग, डायनेमिक, नॉन कॉन्टिन्यूअस, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनिटिव। ये 23 टाइप्स के वर्ब्स को हमने यहाँ पे दिखाया है। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेन या बेस वर्ब, इट इज़ रूट वर्ब्स। ये क्या होता है? रूट वर्ब्स होता है। मतलब रूट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसके एंड में कोई भी सफिक्स नहीं लगा हो, जैसे गो, रन, डू। ठीक है, उसके बाद रेगुलर वर्ब आते हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल को क्रिएट करते हैं और इन वर्ब्स के लास्ट में डी, ईडी, टी, एनटी वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, arrive, arrived, arrived, call, called, called, worry, worried, worried। ठीक है, अब देखिए इरेगुलर वर्ब, the verbs that have irregularities, sorry, the verbs that have irregularities in terms of grammar rules and follow the same pattern। वो सारे verbs जिनके ग्रामर रूल्स में इरेगुलरिटीज होता है और ये एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इस तरह के वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जैसे वर्ब्स विच हैव सेम बेस, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे वर्ब जिसके बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होते हैं वो इरेगुलर वर्ब कहे जाते हैं। जैसे कट, 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 पुट, 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 शट, शट, शट। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? वर्ब्स विच हैव सेम पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं, उसे भी हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाई, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न इनका क्या है? वर्ब्स विच हैव द सेम बेस एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होता है, जैसे कम, केम, कम, बीकम, बीकेम, बीकॉम, रन, रैन, रन। ठीक है, नेक्स्ट इनका पैटर्न आता है कि वर्ब्स विच हैव द डिफरेंट बेस, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। मतलब तीनों फॉर्म अलग होता है, उसे भी इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चूज, चूजन, डू, डिड, डन। ठीक है, तो ये हैं आपके इरेगुलर वर्ब। अब आइए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इस तरह के वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। सी वेंट टू द फेयर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इस सेंटेंस के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आई लव विजिटिंग माई विलेज होम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो विजिटिंग आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो। जैसे आई लव्ड, जॉन रैन, तो इस तरह के वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आइए वीक वर्ब, verbs that end with d, ed, t, nt in their past simple and past participle। मतलब वो सारे वर्ब जिसके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के लास्ट में डी, ईडी,
एन टी वगैरह लगा होता है उसे हम कहते हैं वीक वर्ब। जैसे टेल, टोल्ड, हैज़ टोल्ड, कीप, केप्ट, हैज़ केप्ट। ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब, दोज वर्ब्स इन विच द वॉवेल्स इन द वर्ब्स चेंजेस फ्रॉम आई टू ए टू यू। मतलब वो वर्ब कि जिसके बेस फॉर्म में आई हो, जिसके बेस फॉर्म में वॉवेल आई लगा हो और पास्ट सिंपल में आई ए में कन्वर्ट हो जाता हो और पास्ट पार्टिसिपल में ए यू में कन्वर्ट हो जाता हो, ऐसे वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। जैसे रिंग, रैंग, रंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, क्लिंग, क्लैंग, क्लंग। ठीक है। उसके बाद फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, वो वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता हो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसीलिए इसे रूट ऑफ द सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। ठीक है। और कुछ मेन वर्ब भी होते हैं जिसे हम फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज करते हैं। राम वेंट टू स्कूल, टू वेंट। ही प्लेज, प्लेज। शी इज प्लेइंग फॉर इंडिया, इज प्लेइंग। तो ये सब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहे हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट, दीज आर नॉट द एक्चुअल वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं उसे हम एक्चुअल वर्ब नहीं कहते हैं। ठीक है। एंड डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, बिकॉज दीज वर्ब्स आर द वर्बल वर्ब। ठीक है। तो कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। ये हमारे सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वर्क करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग। ये तीनों वर्ब हैं। ठीक है। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। ही सब्जेक्ट है तो भी गोइंग है, आई सब्जेक्ट है तो भी गोइंग है, और दे सब्जेक्ट है तो भी गोइंग लगा है। तो इस तरह के वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। ही वेंट अब्रॉड टू प्ले, इन्फिनिटिव के फॉर्म में यूज हुआ है। प्लेइंग क्रिकेट इज हिज होल ओनली जॉब, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये जिरंड है। तो ये वर्ब है लेकिन सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है ना। अब एक्शन वर्ब, दीज वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म। ठीक है। तो और आगे क्या लिखा है कि वर्ब्स कैन मेक द लिसनर, रीडर फील इमोशंस, सी सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली। यानी वो सारे वर्ब जो सब्जेक्ट के एक्शन को शो करते हैं उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। ये आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है। जैसे देखिए आई पेंटेड द कार, पेंटेड। शी इज रीडिंग द न्यूज पेपर, इज रीडिंग। शी स्माइल्ड, आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है। अब आ गया आपका लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब को देखिए, दीज वर्ब्स एड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के डिटेल्स को जानने के लिए हम कुछ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है। जैसे लिंकिंग वर्ब्स जनरली जो होता है वो बी वर्ब्स होता है, इज, एम, आर, वॉस, वर। ठीक है। कुछ और भी वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं।
जिसमें एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, ये सारे लिंकिंग वर्ब हैं। लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो एक्शन वर्ब की तरह वर्क करते हैं। तो टू फिगर आउट, अगर आपको जानना है कि इफ़ दे आर लिंकिंग वर्ब्स, अब आपको ये जानना होगा कि ये जो लिस्ट में वर्ब्स हैं ये लिंकिंग वर्ब्स हैं कि एक्शन वर्ब्स हैं, तो यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग देम विथ फॉर्म्स ऑफ द बी वर्ब्स इफ़ द चेंज सेंटेंस मेक्स सेंस। तो सब, अगर आपको जानना है कि ये वर्ब्स एक्शन वर्ब्स हैं कि लिंकिंग वर्ब्स हैं, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ब को, जो वर्ब इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब, इन वर्ब्स को बी वर्ब के बी फॉर्म से रिप्लेस कर दीजिए। और रिप्लेस करने के बाद अगर उनका उनसे सेंस मिल रहा है तो वो लिंकिंग वर्ब हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी एपियर्स रेडी फॉर द गेम, तो एपियर्स को हटाइए और यहाँ लिखिए शी इज़ रेडी फॉर द गेम। सेंस मिल रहा है, इसका मतलब एपियर्स आपका लिंकिंग वर्ब है। द फूड सीम डिलीशियस, इसका मतलब ये हुआ कि द फूड वाज डिलीशियस, हमें सेंस मिल रहा है, तो सीम्ड आपका लिंकिंग वर्ब है। यू लुक हैप्पी, तो लुक को हमने आर से रिप्लेस कर दिया, यू आर हैप्पी, मतलब लुक क्या है आपका लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद ऑक्सिलरीज आ जाइए, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब्स होता है, एक्सटेंडिंग द मेन वर्ब बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। तो हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरीज कहा जाता है और मेन वर्ब को ये हेल्प करता है टाइम, टेंस और पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे 3 तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, एक वर्ब बी होता है, इज, एम, आर, वॉज वर। एक वर्ब हैव होता है, हैज़, हैव, हैड और हैविंग। और एक वर्ब डू होता है, डज, डू, डिड और डन। ठीक है। उसके बाद मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स, दीज आर द काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का ही काइंड है। ठीक है। और ये असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है। ये सेंटेंस में पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन के बारे में बताते हैं। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे आपके मॉडल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अर्गेटिव। These verbs can be used as transitive or intransitive verb. They are also called labile verbs in English. ठीक है। तो अर्गेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। आई ओपन द डोर, यहाँ पे ये ओपन ट्रांजिटिव वर्ब है। द डोर ओपन्स, ओपन इंट्रांजिटिव हो गया। शी रैंग द बेल, रैंग आपका ट्रांजिटिव हो गया। द बेल रैंग, रैंग आपका इंट्रांजिटिव हो गया। उसके बाद आपका आता है फ्रेजल वर्ब। These verbs are the group of 2 or more words consisting a verb and another element, most likely an adverb or a preposition. फ्रेजल वर्ब जो होता है ये 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलके बना होता है। ठीक है। जिसमें एक वर्ब होता है और दूसरा वर्ड या तो एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा। जैसे शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, तो ब्रोक डाउन आपका फ्रेजल वर्ब है। डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो लुक डाउन अपॉन ये आपका फ्रेजल वर्ब है। अब लेक्सिकल वर्ब, दीज आर द मेन और फिजिकल वर्ब्स ऑफ अ सेंटेंस विच टिपिकली टेक्स द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। तो हमारा जो लेक्सिकल वर्ब होता है
ये मेन या फिजिकल वर्ब होता है, ठीक है। और इसका सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और ये एक्शन, नाउन और प्रोनाउन के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही रैन टू हिज फादर, तो इसमें रैन हो गया। आई लाफ्ड आउट लाउड, तो लाफ्ड जो हो गया ये लेक्सिकल वर्ब हो गया। उसके बाद डी लेक्सिकल, द verbs which lack importance in meaning when used in a sentence। हमारे पास कुछ ऐसे ही verbs होते हैं कि जब वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो उनकी कुछ खास मीनिंग नहीं रहती है उसमें। जैसे ही टूक अ शावर, तो यहाँ पे टूक। आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक, तो हैड ये डी लेक्सिकल वर्ब है। अब स्टेटिव या बीइंग हो वर्ब, द verbs that indicate the state of being, स्टेट ऑफ बीइंग, इसे हम कहते हैं स्टेटिव या बीइंग वर्ब्स। जैसे आई नीड सम बॉक्सेस, तो नीड हो गया। यू बिलोंग टू द पॉम्प एंड पावर, तो बिलोंग हो गया। ही स्मेल्स डेंजर, तो स्मेल हो गया। अब देखिए डायनेमिक वर्ब, द वर्ब्स दैट इंटेल कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोग्रेसिव एक्शन, ऐसे वर्ब जो सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव एक्शन को शो करते हैं उसे हम डायनेमिक या फेंटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। दे एक्सप्रेस द सब्जेक्ट्स स्टेट ऑफ बीइंग ऑन द मूव, ये हमें बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मूवमेंट में है। जैसे ही इज रनिंग फास्ट, कीप हीटिंग, तो ये मूवमेंट को शो कर रहा है, तो इस तरह के वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। अब आ गया नॉन कॉन्टिन्यूअस, द वर्ब्स डेट आर यूजली नेवर यूज इन देयर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में यूज नहीं होते हैं, तो इस तरह के वर्ब को नॉन कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे आई लाइक टू स्विम, इसको हम आई एम लाइकिंग टू स्विम नहीं लिख सकते, यानी लाइक को लाइकिंग नहीं लिख सकते। आई लव टू डू द कॉर्ड्स, तो आई एम लविंग नहीं कर सकते। ही डज नॉट हेट यू, तो ही इज हेटिंग यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो वर्ब होते हैं ना ये अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं, इसे कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। अब पास्ट पार्टिसिपल में आ जाइए, मतलब पार्टिसिपल, वर्ब का पार्टिसिपल। A participle is a verb form that acts and functions as both verbs and adjectives। यानी पार्टिसिपल वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह वर्क करता है, ठीक है। ये तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो। हैव आई बिकम अ लाफिंग स्टॉक, साइकिलिंग इज अ वेल राउंडेड एक्सरसाइज, ठीक है। तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद वर्ब के साथ अगर डी, ईडी, एनटी, टी इस तरह के कुछ वर्ड्स या लेटर्स लगे हुए हों तो उसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव टेकन अ हिंट, ही हैज़ गिवन यू अ बॉल, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले अगर हैविंग का यूज हुआ है तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग सेड दैट आई वाज क्वाइट वरीड, हैविंग स्टेप्ड आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन आई सॉ अ होल न्यू वर्ल्ड। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल के पहले हैविंग का यूज हुआ है तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब जिरंड, द वर्ब्स हैविंग आईएनजी एंडिंग्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं या यूं कहिए कि जब किसी वर्ब्स के एंड में आईएनजी लगा हो और वो वर्ब सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करता हो तो उसे हम जिरंड कहेंगे। जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग जिरंड है। वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, वॉकिंग क्या है, जिरंड है। आई लव स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, जिरंड है।
ठीक है। अब इन्फिनिटिव, वर्ब का टू प्लस वर्ब फॉर्म, ठीक है, यानी वर्ब के पहले टू लगता है इसमें, और ये हमारे सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह वर्क करता है, ना कि वर्ब की तरह। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू आउट, तो टू हेल्प। आई यू ट्राइंग टू गो देयर, तो टू गो, ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है। तो ये हमारा वर्ब था। आइए अब एडवर्ब के बारे में जानते हैं। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और अ ग्रुप, वर्ड ग्रुप। एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करता हो, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और ये एक्सप्रेस करता है रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर, कॉज और डिग्री को। ठीक है। वैसे तो जितने भी वर्ड्स के लास्ट में एल वाई लगा होता है, उसे हम एडवर्ब ही कहते हैं। जैसे जेंटली एडवर्ब है, क्विकली, विलिंगली, ये सब एडवर्ब हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है, लेकिन वो एडवर्ब नहीं होता है, जैसे कि फ्रेंडली, तो ये एक्सेप्शन केस में आता है। ठीक है। अब देखिए, ही इज़ रनिंग फास्ट, एडवर्ब हो गया। ही वर्क्स हार्ड, एडवर्ब हो गया। ही रोड डैट विलिंगली, एडवर्ब हो गया। ठीक है। अब आइए एडवर्ब के काइंड्स को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले काइंड्स को जानने से पहले आप देखिए एडवर्ब्स ऑफ क्लॉज एंड फ्रेज के बारे में। ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ क्लॉज और फ्रेज क्या होता है? सबसे पहली बात कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। ठीक है। और जिस सेंटेंस का वो पार्ट जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो एडवर्ब्स ऑफ क्लॉज होता है। और सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वो फ्रेज होता है। और ये वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे दिया, ही रैन टुवर्ड्स द बस अनटिल ही वॉज टायर्ड, तो ये एडवर्ब ऑफ क्लॉज है। अब दूसरा सेंटेंस है, ही केम कैरिंग हिज बॉक्स विथ टू हैंड्स, तो विथ टू हैंड्स के पास सब्जेक्ट नहीं है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। तो आइए काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जानते हैं। कुछ काइंड्स हमने ले रखा है, जिसमें आपका कंजक्टिव है, सेंटेंस एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और डायरेक्शन है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है और एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंजंक्टिव एडवर्ब, इट कनेक्ट्स फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इट प्रोवाइड्स ट्रांजिशन बिटवीन आइडियाज एंड शो रिलेशनशिप्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स। मतलब ये होता है कि कंजक्टिव एडवर्ब वो एडवर्ब होता है जो किसी फ्रेज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे वी आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, हाउ एवर इफ द अंपायर्स विल कम, तो हाउ एवर क्या है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, और ये क्या है, कंजक्टिव एडवर्ब है। दूसरा, लास्ट सीजन देयर वॉज अ ग्रेट ड्रॉट कॉन्सिक्वेंटली वी कुड नॉट ग्रो क्रॉप्स, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या कर रहा है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और इट इज़ एन एडवर्ब। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस एडवर्ब। ठीक है। तो सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है कि एक ऐसा एडवर्ब जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है और उस पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है,
होपफुली, वी विल विन द मैच। ठीक है, तो होपफुली क्या है, सेंटेंस एडवर्ब है और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा, अपॉरेंटली, द स्काई इज गेटिंग क्लाउडी, तो अपॉरेंटली क्या है, सेंटेंस एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आप व्हेन और हाउ से क्वेश्चन पूछें तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल जाएगा। इट इंडिकेट्स द टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। ठीक है, और दे आंसर द क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली इज द एक्शन परफॉर्म। तो इसमें कुछ एडवर्ब होते हैं जैसे ऑलवेज है, नेवर है, आफ्टर है, इवेंचुअली है, नाउ है, फ्रीक्वेंटली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट। ठीक है, ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिजल्ट। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वेन डज ही गेट्स अ गुड रिजल्ट, तो हमारा आंसर होगा ऑलवेज। तो ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई विल लीव मंडे। ठीक है, तो कब, मंडे को, तो मंडे हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ही स्मोक्स ओकेजनली, तो ओकेजनली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस या डायरेक्शन। इट इंडिकेट्स द प्लेस और डायरेक्शन ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में प्लेस या डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यानी कि जब किसी सेंटेंस में आप वेयर को यूज़ करके क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर जो आएगा वो प्लेस या डायरेक्शन होगा। तो ये सारे जो हमने लिख रखा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाले एडवर्ब हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ कुछ हमने दे रखा है। अब ही प्लेज इन द फील्ड, तो अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें कि वेयर डज ही प्ले, तो आंसर आएगा इन द फील्ड। तो इन द फील्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ही इज स्टेइंग एट होम, तो एट होम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जिसमें हाउ मच को यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस, डिग्री या लेवल ऑफ एक्शन। तो ये सारे जो हैं ये आपके एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, शी कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट हर एनिवर्सरी, तो कम्प्लीटली आपका होगा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। आई रीड द न्यूज़ पेपर थ्रोअली, थ्रोअली क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ही हार्डली स्टडीज, तो हार्डली क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ठीक है, अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इट एक्सप्रेसेस मैनर, अप्रोच एंड प्रोसेस ऑफ द एक्शन। ठीक है, ये सब वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स डिवाइड द प्राइजेस इक्वली। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन पूछे हाउ डू वी डिवाइड द प्राइज, तो आंसर होगा इक्वली। ही इज रनिंग फास्ट। ठीक है, तो हाउ इज ही रनिंग, तो आंसर आएगा फास्ट। तो इस तरह से इस सेंटेंस में इक्वली, फास्ट एंड स्लोली, ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म क्लासेस से रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच के 4 नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब थे। अब हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जिस वर्ड पे प्रीफिक्स और सफिक्स का इफेक्ट नहीं पड़ता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स, सिंगल। ठीक है, और इसे हम फंक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये
बताता है कैसे फॉर्म क्लासेज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो स्ट्रक्चरल वर्ड्स में जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर, इंटेंसिफायर, ऑक्सिलरीज, क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस कनेक्टर्स और सबऑर्डिनेटर्स, ये सब जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में जानें कि प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज होता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अ वर्ड दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउन हैं जो किसी न किसी नाउन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसमें आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव और इम्फैटिक, पोजेसिव, रिलेटिव, पर्सनल, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस प्रोनाउन इज यूज टू इंडिकेट अ नाउन। वो प्रोनाउन जो किसी नाउन के लिए इंडिकेट करते हैं उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये ये हैं दिस, डैट, दिस, दोज और सच, ये 5 वर्ड होते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, तो दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डैट इज योर कॉपी, तो डैट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड व्हेन बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और वर्ब रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जब जब कोई एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ही रिफर करते हैं। ठीक है, ये पूरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स और आवर सेल्फ्स। ही प्रेज्ड हिम सेल्फ फॉर हिज रिचनेस, तो हिम सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद इंटेंसिव और इम्फैटिक प्रोनाउन, इट एड्स इम्फेसिस ऑन नाउन, यानी नाउन के काम पे और ये जोड़ देता है, मतलब उसको जोरदार बना देता है। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, अगर हम ऐसा सेंटेंस बोलें कि आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया है, तो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, यानी कि मैंने यह काम खुद ही किया है, तो ये इम्फैटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, इट शोज पोजेशन ऑन अ नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो नाउन पे अपना पोजेशन, अधिकार दिखाता है। इसे हम 2 पार्ट में बांटे हैं, एक लिमिटिंग है और एक एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं माई, योर, इट्स, हिज, हर, आवर, देयर, हुज, ये क्या है, लिमिटिंग है, यूज टू शो डैट समथिंग बिलोंग्स टू एन एंटीसीडेंट। और ये सारे वर्ड्स क्या है, एब्सोल्यूट हैं। इट शोज डैट एब्सोल्यूट फॉर्म्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर द एंटीसीडेंट। ठीक है, यानी एंटीसीडेंट के सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए दिस पेन इज माइन, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट फॉर्म है। ठीक है ना, अब आइए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट रिलेटिव क्लॉजेज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। रिलेटिव क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे डैट, वॉट, विच, हु। ठीक है ना, तो यहाँ लिखा है हु रिफर्स टू पीपल बट विच एंड वॉट रिफर्स टू एनिमल और थिंग्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए द
द women who called earlier did not leave a message। ठीक है, तो यहाँ पे हु जो है ये किसी पर्सन को, पीपल को रिफर कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, मी, ही, शी, हिम, हर, वी। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, indefinite pronoun, it is used to refer to a person or thing that doesn't need to be identified। मतलब वो प्रोनाउन जिसके जो हमें ये शो करता है कि जो हमें ये शो करता है कि जो सब्जेक्ट है उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नो बडी नोज अबाउट मी, तो नो बडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये किसी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन। A word governing and usually preceding a noun or pronoun and expressing a relation to another word or element in this clause। प्रीपोजिशन एक्चुअली में वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करने का काम करता है और उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड या एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है ये हमें बताता है। या दूसरे शब्दों में कहिए तो दे आर यूज टू कनेक्ट पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशन। ये हमें पीपल, ऑब्जेक्ट, टाइम एंड लोकेशन से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑन, एट, इन, आफ्टर, फॉर, ओवर, एबव, ये सब प्रीपोजिशन है। द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। शी अराइव्ड आफ्टर डिनर, तो आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन है। आइए प्रीपोजिशन के अब काइंड्स को हम देखते हैं। तो इसमें आपके सिंपल, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन, ये 7 तरह के 7 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस हम डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, दीज आर शॉर्ट वर्ड्स यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस और टू ज्वाइन पार्ट्स ऑफ ए क्लॉज और सेंटेंस। सिंपल प्रीपोजिशन वो होता है जो एक सिंगल वर्ड में होता है और नाउन प्रोनाउन के बीच ये रिलेशन को शो करता है। जैसे ऑफ हो गया, विद हो गया, एट हो गया, फ्रॉम हो गया, इनटू, ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है। तो जैसे देखिए द डॉग जम्प्ड आउट while the car was moving, she came home without her homework, तो ये सब क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है जो सिंगल वर्ड का होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। Usually these type of prepositions are used by writers to describe where something is located। यानी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है ये राइटर्स के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, ये 4 तरह का होता है। पहला होता है एट, डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस। दूसरा होता है इन, डिस्क्राइब्स एन इनक्लोज्ड स्पेस। ठीक है, उसके बाद होता है ऑन, डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप टू अ सरफेस। और उसके बाद होता है बाई, डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉक्सिमिटी टू समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। मीट मी एट द लाइब्रेरी, आई एम ट्रैप्ड इन द एलिवेटर, कैट इज स्लीपिंग ऑन योर कार, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्राई दैट कैफे बाय द स्टेशन। तो ये सब प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। These prepositions let you know where something is going। इस तरह के प्रीपोजिशन जो हैं वो हमें बताते हैं कि कुछ मूव कर रहा है। दे इंडिकेट विच डायरेक्शन समथिंग इज मूविंग।
ठीक है, तो ये सारे जो प्रीपोजिशन हैं ये बताते हैं, ठीक है ना। शी ड्रॉव राइट पास्ट द हाउस, डोंट जंप ऑफ दैट वॉल, ठीक है। अब डबल प्रीपोजिशन, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइनिंग टू सिंपल प्रीपोजिशन। जब दो सिंपल प्रीपोजिशन को कनेक्ट करके एक प्रीपोजिशन बनाया जाता है तो उस तरह के प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे आउट ऑफ, तो आउट है ऑफ है, इनटू, इन टू मिला के बनाया गया, ऑन टू मिला के बनाया गया। तो इस तरह के प्रीपोजिशन को हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। द डॉग जम्प्ड आउट ऑफ द मूविंग कार, द चाइल्ड हाइड इनसाइड ऑफ द कैबिनेट, तो इनसाइड, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन, इट इज फॉर्म थ्रू द कंजक्शन ऑफ अ नाउन, नॉन प्रीपोजिशनल वर्ड एंड सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलके बना होता है। इसमें एक नॉन प्रीपोजिशनल वर्ड होगा और दूसरा एक प्रीपोजिशन होगा। तो ये सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन हैं। हिज कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ जो है ये क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आई कैनॉट स्टे हियर एज ऑफ नाउ, तो हियर एज ऑफ क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ही वॉज नेवर क्लोज टू हिज पेरेंट्स, तो क्लोज टू क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अब पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैव एंडिंग्स सच एज ईडी, ईएन, आईएनजी। यानी वो सारे प्रीपोजिशन जिसके लास्ट में ईडी, ईएन और आईएनजी लगे होते हैं उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जैसा कि ये एज्यूमिंग, बेयरिंग, कंसिडरिंग, इस तरह के प्रीपोजिशन, ठीक है। द बेबी कैरीज ड्यूरिंग द डे, तो ड्यूरिंग हो गया। ऑल द चिल्ड्रन वर इन द क्लासरूम इंक्लूडिंग द क्लास टीचर, इंक्लूडिंग। कंसिडरिंग शी वॉज सिक, शी स्टिल पुट हर बेस्ट टाइम, ठीक है, तो कंसिडरिंग। अब फ्रेज प्रीपोजिशन, a prepositional phrase normally has a simple preposition and a noun or simple preposition and a pronoun। फ्रेज प्रीपोजिशन वो होता है जिसमें एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है और नाउन होता है, या सिंपल प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन लगा होता है। इट फंक्शंस एज अ यूनिफाइड पार्ट ऑफ स्पीच, और ये यूनिफाइड पार्ट ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन करता है। जैसे कि ये सारे वर्ड्स फ्रेजल प्रीपोजिशन हैं, ठीक है। They along with their children went to London. According to the new rules, you are not right. In spite of being a good lawyer, he was not selected. ठीक है, तो according to, in spite of, along with, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। अब हम आइए कंजक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड्स यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेज, उसे हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स। एंड, इफ, बट, ऑल्दो, बिकॉज, सो, देन, वेन, ये सब क्या है, कंजक्शन है। जैसे राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, तो एंड क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट, काइंड ऑफ कंजक्शन, तो कंजक्शन के 3 काइंड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिव। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, द कंजक्शन दैट ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक। वो कंजक्शन जो दो इक्वल रैंक के सेंटेंस को या क्लॉज को कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। से यहाँ एग्जाम्पल देखिए, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम,
तो बर्ड्स फ्लाई करती ही हैं और फिश स्विम भी करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस इक्वल रैंक के हैं और इसमें जो एंड इसको कनेक्ट कर रहा है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली इट कनेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास। नाउन को नाउन के साथ, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ, फ्रेज को फ्रेज के साथ और क्लॉज को क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जैक एंड जील वेंट अप द हिल, तो जैक और जील दोनों नाउन हैं। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है ही वॉकड डिलीजेंटली एंड पेशेंटली, तो ये दोनों क्या हैं, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब को एडवर्ब के साथ, नाउन को नाउन के साथ और क्लॉज को क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 काइंड होते हैं, क्यूमुलेटिव और कोप्यूलेटिव, एडवर्जेटिव, डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव और इलेटिव। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इट एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट ओनली। क्यूमुलेटिव कंजक्शन या कोप्यूलेटिव कंजक्शन वो होता है जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करता है। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कोप्यूलेटिव या कोम्युलेटिव के एग्जाम्पल हैं। जैसे राम रोड द लेटर एंड श्याम पोस्टेड देम, द काउ गॉट अप एंड वॉकड अवे स्लोली। तो यहाँ पे एंड ऑन जो है वो क्यूमुलेटिव और कोप्यूलेटिव है। अब एडवर्जेटिव, इट एक्सप्रेसेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। एडवर्जेटिव कंजक्शन वो होता है जो दो स्टेटमेंट के बीच कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। इसके कुछ वर्ड्स हैं जैसे बट, स्टिल, एट, वेरेज, वाइल, ये सब। जैसे द रोप वाज थीन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग। तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, शी इज हार्ड वर्किंग वेरेज हर सिस्टर इज क्वाइट द रिवर्स। तो ये सब क्या है, एडवर्जेटिव कंजक्शन है। अब डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, इट प्रेजेंट्स टू अल्टरनेटिव्स टू ऐड वर्ड्स और सेंटेंसेस। अल्टरनेटिव में 2 अल्टरनेटिव होते हैं, जैसे और, ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। जैसे शी मस्ट वीप और शी विल डाई। ईदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, तो ईदर और हो गया। नेक्स्ट, दे ट्वेल्व नॉट नीदर डू दे स्पिन, तो ये सब क्या है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। उसके बाद आता है इलेटिव, इट एक्सप्रेसेस समथिंग इनफेयर्ड फ्रॉम एनदर स्टेटमेंट और फैक्ट। मतलब ऐसा लगता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट है या एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से लिया गया है। तो इस तरह इसमें जो कंजक्शन यूज होता है उसे हम इलेटिव कहते हैं। जैसे समबडी केम फॉर आई हर्ड नॉक एट द डोर, मतलब आई हर्ड नॉक एट द डोर, तो मुझे लगा कि कोई आया है, तो फॉर यहाँ पे इलेटिव हो गया। उसके बाद ही मस्ट बी asleep फॉर देयर इज नो लाइट इन हिज रूम, तो फॉर क्या हो गया, इलेटिव हो गया। उसके बाद कोर रिलेटिव कंजक्शन, इट वर्क्स इन पेयर्स टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कोर रिलेटिव वो कंजक्शन होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे कि ये सारे वर्ड। ठीक है, माई अंकल इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ फार्मासिस्ट, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऑल ऑफ दिस क्लॉज आर ईदर टू स्मॉल
और, वर्न आउट, तो ईदर और, ठीक है। उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इट इज यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस डेट इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड ज्वाइंस इट टू अ मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो वर्ड और फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करता है। तो इसमें देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं, जैसे यहाँ पे दिया है देयर आर 6 मेन क्लासेस ऑफ कंजक्शन, ठीक है। पहला क्या है, टाइम है, ये सारे हैं। उसके बाद कंसेशन के लिए इस तरह के कंजक्शन यूज किए जाते हैं। उसके बाद कंपैरिजन के लिए ये सब कंजक्शन यूज होते हैं। कंडीशन के लिए ये सब कंजक्शन यूज होते हैं। और उसके बाद प्लेस के लिए ये सारे कंजक्शन यूज होते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। तो इफ हो गया, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, तो व्हेन क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अब आइए हम इंटरजेक्शन के बारे में जानते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस डेट एक्सप्रेसेस इमोशन, मीनिंग और फीलिंग्स, ठीक है। इस इसमें वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहता है और किसी भी वर्ड या फ्रेज के इमोशन या फीलिंग्स को ये शो करता है, जैसे वाउ, अह, रैट, वाह, इट इज, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। उसके बाद डिटरमाइनर्स, ठीक है। डिटरमाइनर्स क्या होता है, इट डिटरमाइंस द अराइवल ऑफ नाउन। डिटरमाइनर हमें बताता है कि इसके बाद अब कोई ना कोई नाउन आने वाला है, जैसे आर्टिकल हमारा डिटरमाइनर होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हमारे डिटरमाइनर होते हैं, पॉजेसिव वर्ड्स हमारे डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिफायर, इट स्ट्रेथेंस और वीकेंस इन अदर वर्ड्स इट्स राइट। ये एक ऐसे वर्ड होते हैं इंटेंसिफायर जो अपने राइट में आने वाले वर्ड को वीक बना देते हैं या स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और ये वर्ड हैं वेरी, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। इसमें मोडल होता है, हैव होता है, बी होता है और डू होता है, ठीक है। मोडल में आपके ये सब आते हैं, हैव में ये, डू में ये और बी में ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स, वर्ड्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। वो सारे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड, यानी वो सारे वर्ड जिसमें डब्ल्यू एच होते हैं उसे डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। और डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं, इसलिए इसे क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर, इट इज यूज टू लिंक आइडियाज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर, मतलब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट के आइडियाज को कनेक्ट करने के काम में आते हैं ये। इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं, जैसे कि फर्स्टली, सेकंडली, हाउएवर, फाइनली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद सबऑर्डिनेटर्स, इट इज यूज टू ज्वाइन क्लॉजेस टुगेदर, ये दो क्लॉज को ज्वाइन करने के काम में आते हैं। दे आर यूज्ड एट द बिगिनिंग और मिडिल ऑफ अ सेंटेंस, ये हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग या मिडिल में आते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल्दो, दो, वाइल, सिंस, बिकॉज, वेनेवर, ठीक है। तो ये सब सबऑर्डिनेटर्स हैं। तो इस तरह से यूपी टेट का इंग्लिश सिलेबस का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट आएगा इसी का, और उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, और इन तीनों पार्ट में हम
टेट के पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। थैंक यू।